डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज का अपना टॉपिक है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पढ़ाया था और आज अपन पढ़ रहे हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को अपन बाद में कंपेयर करेंगे। सबसे पहले अपन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को जानने की कोशिश करते हैं। क्या है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन? यहां पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, वो क्या करिए। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज द प्रोसेस वेयर बाय ऑर्गेनिजम्स नॉट क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंटली इवॉल्व सिमिलर अपीयरिंग ट्रेट्स। यहां ये कह रहे हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें जो जंतु आपस में क्लोजली रिलेटेड नहीं है वो ऐसे कैरेक्टर इवॉल्व करते हैं, ऐसे कैरेक्टर उनमें विकसित होते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं। यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज द प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिज्म नॉट क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंटली इवॉल्व सिमिलर अपीयरिंग ट्रेट्स। वो जंतु जो आपस में क्लोजली रिलेटेड नहीं है, उनका जब उद्विकास या इवोल्यूशन होता है तो वो ऐसे ट्रेट्स डेवलप करते हैं जो देखने में एक जैसे होते हैं, सिमिलर अपीयरिंग ट्रेट्स। अब रही बात ये कि क्लोजली रिलेटेड क्या है, नॉट क्लोजली रिलेटेड। नॉट क्लोजली रिलेटेड का मतलब है कि वो जंतु जो फाइलोजेनेटिकली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स है। नॉट क्लोजली रिलेटेड वो जंतु जिसका फाइलोजेनी के हिसाब से देखें तो वो आपस में इंडिपेंडेंट है, यानी अलग अलग ग्रुप है, हर एक का अलग अलग क्लास है। इसका मतलब वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है। ऐसे जंतु क्या करते हैं कि सिमिलर ट्रेट्स है वो डेवलप करते हैं। अब सिमिलर अपीयरिंग ट्रेट्स का क्या मतलब है? सिमिलर अपीयरिंग ट्रेट्स का मतलब है कि जो वो ट्रेट डेवलप करते हैं, जो वो लक्षण अपने अंदर विकसित करते हैं उद्विकास के दौरान, उन कैरेक्टर में क्या होगा? एनाटॉमिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, उनका एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन है वो डिफरेंट होगा, और वो जो ट्रेट डेवलप करते हैं उनका सभी का जो फंक्शन है वो सेम होगा, सिमिलर फंक्शन होगा उनका। यानी एनाटॉमिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने में लगेगा, उनका ओरिजिन, वो जो ट्रेट डेवलप करेंगे उसका एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन डिफरेंट होगा, परंतु उनका फंक्शन है वो सेम होगा। इसका मतलब वो क्या हुआ? वो कैरेक्टर क्या हुआ? एनालोगस स्ट्रक्चर। यानी जब भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा तो जो ट्रेट डेवलप होते हैं वो ट्रेट हमेशा क्या होते हैं? एनालोगस स्ट्रक्चर होती है। इसका मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्रिएट्स एनालोगस स्ट्रक्चर। जब इनके अंदर एनालोगस स्ट्रक्चर है इसका मतलब इनका एंसेस्टर, इनका पूर्वज सेम नहीं है। जब इनके अंदर एनालोगस स्ट्रक्चर है, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिकली वो क्या है? डिफरेंट है। एम्ब्रियोलॉजिकल जो ओरिजिन है उनका वो क्या है? डिफरेंट है। और जब डिफरेंट है इसका मतलब उनका सभी का जो पूर्वज है वो सेम नहीं है। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में जो ट्रेट डेवलप होते हैं वो एनालोगस स्ट्रक्चर के डेवलप होते हैं। यहां पर अपन ने एक एग्जांपल ले रखा है। देखिए ये जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है वो कब होता है? रीजन क्या है इसका? एक्सपोज टू सेम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड देन सिमिलर अडेप्टिव मैकेनिज्म। ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तभी होगा जब उन जंतुओं का जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो सेम है, एक जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं वो, और उनके अंदर जो अडेप्टिव मैकेनिज्म है उस वातावरण में अपने आप को ढालने के लिए, अनुकूलित करने के लिए जो अनुकूलता है, अडेप्टेशन डेवलप होती है, उसकी मैकेनिज्म सेम होती है, तभी उनके अंदर एनालोगस स्ट्रक्चर है वो डेवलप होता है। यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं अपन, विंग ऑफ बैट्स, बर्ड्स एंड टेरोसोरस। यहां पर देखिए विंग का एग्जांपल लिया अपन ने, किसका? बैट का, बर्ड का और टेरोसोरस का। ये टेरोसोरस क्या है? ये एक रेप्टाइल है जो कि अब वापस है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। इन तीन के विंग की अपन अगर संरचना देखें तो यहां पर अपन ने ये तीनों को बना रखा है। ये टेरोसोरस है, ये बैट है और ये बर्ड है। ये हालांकि अभी विलुप्त हो चुका है। इनके अंदर जो विंग का डेवलपमेंट हुआ था
वो आज से 225 मिलियन ईयर पहले हुआ था। इनमें 50 से 60 मिलियन ईयर हुआ। और बर्ड्स के अंदर जो विंग्स डेवलप हुए थे वो 150 मिलियन ईयर अगो हुआ था। तो ये इनमें किस किस प्रकार से देखिए विंग का डेवलपमेंट हुआ। अब जब विंग का इनमें डेवलप हुआ तो सभी के अंदर जो विंग है वो किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है? फोर लिम्ब के द्वारा। सभी के अंदर हुमर्स होगा, अल्ना होगा, उसके बाद में थंब होगा और कार्पस और मेटाकार्पस यानी फिंगर्स होगी। तो ये इनमें बेसिक है। लेकिन उसके बाद में जब इनमें अलग अलग जैसे विंग डेवलप हुए तो यहाँ पर देखिए टेरोसोर्स के अंदर जो फोर्थ लिम्ब है वही लिम्ब आगे जाकर के पूरे की पूरे विंग को सपोर्ट करती है और बाकी लिम्ब्स में क्या होते हैं? क्लास डेवलप होते हैं। अगर आप बैट्स में देखेंगे तो बैट्स के अंदर सभी पांचों की पांचों लिम्ब्स है, ह्यूमरस भी है, रेडियोल्ना भी है और पांचों लिम्ब है। लेकिन इनकी लिम्ब के अंदर स्ट्रेच होकर के जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है वही इसका क्या कहलाता है? विंग कहलाता है। और वो विंग है वो प्रत्येक जो लिम्ब है, जो फिंगर है, उस फिंगर से स्ट्रेच होकर के ये विंग इनके अंदर बनता है। अपन अगर बर्ड की बात करें तो वही सेम है, ह्यूमरस भी होगा, रेडियोल्ना भी होगा, लेकिन उसके बाद में थंब और उसके बाद में कार्पस, मेटाकार्पस यानी फिंगर वाली जो बोन्स है वो आपस में फ्यूज हो जाती है। पावरफुल विंग के लिए है वो मॉडिफाई हो जाती है। तो इनमें बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो लिम्ब है वो ही सपोर्ट करती है, लेकिन उसके बावजूद उसमें जो विंग का संरचना अगर अपन बाहर से अपन देखें तो अपने को सेम दिखाई देता है। और वो सेम दिखाई देने का पीछे उसकी फिजिक्स ऑफ फ्लाइट है। फिजिक्स ऑफ फ्लाइट है जिसकी वजह से वो क्या है कि सारे के सारे विंग है वो एक जैसे शेप में दिखाई देते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल है वो फ्लाइट कर सके। तो इन अगर तीनों को अपन देखें, यहां पर देखिए अपन दे रखा है कि बर्ड्स और टेरोसोरस इन दोनों का एंसेस्टर एक ही है, पूर्वज एक ही है। बट वो पूर्वज है वो बहुत दूर का पूर्वज है, ठीक है। एंसेस्टर है वो बहुत दूर का है, डिस्टेंट एंसेस्टर है। लेकिन बर्ड और बैट का एंसेस्टर भी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बर्ड्स है वो बेट है उनका एंसेस्टर सेम है, और बर्ड्स और टेरोसोर्स है उनका भी जो पूर्वज है वो सेम होता है। यहां पर अपन ने ये कहा था कि एनालॉगस स्ट्रक्चर डेवलप होती है इनमें, और जो एनालॉगस स्ट्रक्चर डेवलप होती है इसका मतलब उनका एंसेस्टर सेम नहीं होता है, कॉमन एंसेस्टर नहीं है। इन सभी का है वो एक कॉमन एंसेस्टर नहीं है। तो ये इसमें अपन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के उससे पहले वाले वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। उस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को यहाँ पर अपन कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में अपन ने क्या कहा था कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन अकर्स व्हेन रिलेटेड स्पीशीज डेवलप यूनिक ट्रेट और डिफरेंट स्ट्रक्चर due to different environmental conditions और selective pressures। यानी वहां पर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या था? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म थे, और यहाँ पे नॉट क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। दूसरा क्या बताया अपन ने कि वहां पर जो स्ट्रक्चर डेवलप होती है वो डिफरेंट प्रकार की होती है। वहां पर संरचना है वो डिफरेंट प्रकार की संरचना डेवलप होती है, और जो संरचना डेवलप होती है उसका कार्य भी क्या होता है? डिफरेंट प्रकार का होता है। और वो डिफरेंट प्रकार का कार्य होने की वजह क्या है? क्योंकि वो उसका रीजन क्या है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का रीजन क्या है? क्योंकि वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहते हैं, इसलिए डिफरेंट प्रकार की संरचना डेवलप होती है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होगा? सेम प्रकार का इन्वायरमेंट होगा, तो सेम प्रकार की यहाँ पे जो स्ट्रक्चर डेवलप होगी वो क्या होगा? एनालॉगस स्ट्रक्चर, जिसका कार्य क्या होगा? सिमिलर कार्य होगा। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में अपन ने जो लिम्ब का एक कैरेक्टर लिया था कि बेसिक जो फोर लिम्ब है वो जैसे व्हेल में, ह्यूमन बीइंग में, बैट्स में और फिशेज इसमें जो अपने बैट्स में सेम होती है, लेकिन सब में कार्य अलग अलग है। जैसे
ह्यूमन बींग्स में चलने के लिए है, हॉर्स के अंदर क्या है, दौड़ने के लिए अनुकूलित होती है। और इसी प्रकार से जो व्हेल है, तो व्हेल के अंदर क्या है, वो स्विमिंग के लिए डेवलप होती है। तो ये इन दोनों के अंदर मेन ये डिफरेंस है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में। यहाँ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में होता है, वहाँ जो यहाँ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज नहीं होती है और वहाँ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती है। वहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगी वो डिफरेंट प्रकार की बनेगी, तो उसको अपन कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। और यहाँ पर सिमिलर अपीयरिंग ट्रेट्स डेवलप होते हैं, जिसको अपन क्या कहेंगे, एनालोगस स्ट्रक्चर्स। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर एनालोगस संरचना डेवलप होती है, स्ट्रक्चर डेवलप होती है, और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर होमोलोगस स्ट्रक्चर डेवलप होती है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का अपन अगर सेकेंड एग्जांपल देखिए तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है अपन ने, डॉल्फिन एंड शार्क। ये मेमल है और ये फिश है। डॉल्फिन एंड शार्क नॉट क्लोजली रिलेटेड, ये भी क्लोजली रिलेटेड नहीं है, क्योंकि एक तो फिश है और एक क्या, मेमल। बट स्ट्रीमलाइंड बॉडी, डोर्सल फिन एंड फ्लिपर्स, जो व्हेल के, जो डॉल्फिन के अंदर होते हैं फ्लिपर्स आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्योंकि इनका जो फंक्शन है फ्लिपर्स का, फिन्स का, वो क्या है, शार्क के फिन्स और डॉल्फिन के जो फ्लिपर्स होते हैं उनका कार्य सेम होता है। एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन उनका डिफरेंट होता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट होता है। तो ये क्या, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का उदाहरण है। इसी प्रकार से अपन कुछ और एग्जांपल है वो बताना चाहेंगे, जैसे द इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आई इन वर्टिब्रेट्स, सिफिलोपोड्स, स्पेशली स्क्विड्स और ऑक्टोपस, एंड आर्थ्रोपोड्स, क्रस्टेशियंस है वो, और इंसेक्ट्स में। यानी वर्टिब्रेट्स के अंदर जो आई पाई जाती है, सेम आई उसी प्रकार की किस में पाई जाती है, सिफिलोपोड्स में भी पाई जाती है और आर्थ्रोपोड्स में पाई जाती है, क्योंकि वो आई है वो देखने का ही काम करती है। तो सिमिलर फंक्शन है, यानी एनालोगस स्ट्रक्चर है, वो भी एक क्या है, एनालोगस स्ट्रक्चर डेवलप होती है। एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन भी उनके अंदर डिफरेंट होता है। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप ऑफ डॉल्फिन, शार्क, और इसके साथ में अपन इक्थियोसॉर्स को भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से द पेयर्ड शेल शेप ऑफ बाइवाल्व, मोलस्क एंड ब्रेकियोपोड्स, जो मोलस्का का बाइवाल शेल होता है और उसी प्रकार का सेल्स है वो ब्रेकियोपोड्स में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार ये कई एग्जांपल है किसके, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के। और इसके अलावा द इवोल्यूशन ऑफ आई स्पॉट्स ऑन द विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड द टेल ऑफ फिश, फिश की टेल पे और बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं उनके ऊपर जो आई स्पॉट पाया जाता है, तो वो भी एक तरीके से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का उदाहरण है। तो इस प्रकार से ये कुछ एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के। तो ये यहाँ पर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स।